जय हिंद साथियों। आज जो हमारे सामने शख्स बैठे हुए हैं, इन्होंने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और वाई का जो पेपर होता है उसमें ग्रुप वाई पोस्ट के लिए रिटन, फिजिकल और मेडिकल तीनों फेज जो है वो क्लियर कर लिए हैं और कुछ ही दिनों में इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो चलिए इनसे आज जानेंगे कि इन्होंने प्रिपरेशन कैसे करी है और एग्ज़ाम जो क्वालिफाई किया है वो कैसे किया है। और एक बात और, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी ही हम और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते रहें। तो भाई सबसे पहले आप एक छोटा सा इंट्रो जो है हमारे दर्शकों को दे दीजिए अपना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और जैसा कि आपको अभी बताया इन्होंने कि मैंने ग्रुप XY का इंडियन एयरफोर्स में ग्रुप XY का पेपर दिया था, जिसमें मेरा Y ग्रुप का पेपर क्लियर हुआ है। ये मेरा अभी तीसरा अटैम्प्ट था जो मैंने क्लियर किया है। आपने अभी इंट्रो में बताया कि ये आपका थर्ड अटैम्प्ट था, तो आप हमें ये बताइए कि जो पहले दो अटैम्प्ट थे आपके, वो किस रीज़न की वजह से क्वालिफाई नहीं हो पाए। पहले अटैम्प्ट में तो जैसे मैंने वैसे ही एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया था और उसमें मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं की थी, तो इसलिए मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हो पाया था। लेकिन दूसरे अटैम्प्ट में मैंने अपना एग्ज़ाम तो क्लियर कर दिया था, लेकिन जब फिज़िकल का टाइम आया था उस टाइम मेरे पैर वगैरह में चोट लग गई थी, इसलिए मैं वहाँ फिज़िकल देने नहीं जा पाया था। अच्छा, तो थर्ड अटैम्प्ट आपका अभी क्लियर हो चुका है। अभी मेरे को ये जानना है कि आपने ग्रुप एक्स और वाई, ये दो ग्रुप होते हैं, तो इसमें से आपने वाई ग्रुप को ही क्यों चुना? शुरू में मैंने दोनों के ही फॉर्म भरे थे, ग्रुप XY के। लेकिन जब मैंने 2 बार एग्ज़ाम दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ग्रुप X है उसमें हमें 11th-12th क्लास का मैथ और फिज़िक्स दोनों क्लियर करने पड़ते हैं इंडिविजुअली भी, और उसमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता पढ़ने में। इसलिए ग्रुप Y में मुझे लगा कि मैं ईज़िली उसे क्लियर कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उसे चूज़ किया। अभी आपकी जो है तीनों स्टेज क्लियर हो चुकी हैं, तो हम इन्हीं के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारे जो काफ़ी दर्शक हैं या फिर जिन्होंने वैकेंसी भर रखी है, तो उनका जो है मेन क्वेश्चन यही होता है कि रिटन एग्ज़ाम को लेकर, फिजिकल को और मेडिकल को लेकर। तो सबसे पहले मैं यही जानूंगा कि रिटन एग्ज़ाम जो आपको हुआ उसके बारे में हमें थोड़ा बताइए कि कितने नंबर का पेपर था, क्या क्या सब्जेक्ट थे, कैसे आपने इसकी प्रिपरेशन करी। रिटन एग्ज़ाम में आपका जो वाई ग्रुप का होता है उसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं। जैसे एक पोर्शन में इंग्लिश आती है और दूसरे पोर्शन में रागा का पोर्शन आ जाता है। इंग्लिश आपकी 20 मार्क्स की होती है और रागा का पोर्शन आपका 30 मार्क्स का होता है और आपको दोनों इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। रागा आपका रीजनिंग? हाँ यार, रीजनिंग, और उसमें आपकी मैथ और जनरल अवेयरनेस सब कुछ आ जाती है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने जो ये क्लियर किया तो उसके लिए आपने मतलब कुछ टाइम टेबल या कुछ स्ट्रेटजी बना रखी थी कि इतने घंटे मेरे को पढ़ाई करनी है या कुछ करना है? टाइम टेबल का तो मैं ये कहना चाहूँगा, टाइम टेबल इतना ज़रूरी नहीं है, बस आपको अपनी कंटिन्यूटी बनाई रखनी चाहिए पढ़ने के लिए। आप डेली 1.5-2 घंटे या फिर 3 घंटे आप पढ़िए, लेकिन डेली कंटिन्यूअस पढ़े, बस उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर। अच्छा, ये जो पोर्शन होता है इसमें इंग्लिश और रागा, 2 पोर्शन में पेपर आपने बताया आता है, तो इनमें से पोर्शन ज़्यादा हार्ड कौन सा होता है? ज़्यादा हार्ड का अगर हम देखें तो रीजनिंग का पोर्शन हम हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ 25 मिनट के अंदर अंदर 30 क्वेश्चन करने होते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्यूरेसी भी चाहिए होती है और आपको अपनी स्पीड भी बनाए रखनी पड़ती है। और कितना टाइम मिलता है इसको क्लियर करने के लिए? आपको टोटल 45 मिनट का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें इंग्लिश का 20 मिनट मिलती है और जो रागा उसमें आपको 25 मिनट मिलती है। अच्छा, मतलब अलग अलग पोर्शन के लिए अलग अलग मिलता है आपको। जैसे इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो उसमें आपको पहले 20 मिनट मिलेंगी, तो जब आपका इंग्लिश का पेपर हो जाएगा तो आपको तो थोड़ा ब्रेक आता है। अच्छा, 4-5 मिनट का, उसके बाद आपका रीजनिंग का पोर्शन शुरू होता है। ओके, तो रीजनिंग के लिए फिर 25 मिनट मिलते हैं। चलिए, अभी ये बताइए कि आपने तो प्रिपरेशन करी, आपका क्लियर भी हो चुका है। आपने कुछ बुक जो हैं वो यूज़ करी होंगी अपनी स्टडी के लिए, या कुछ यूट्यूब चैनल, या मतलब वैसे जनरली कहाँ से पढ़ाई करी आपने, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। इंग्लिश के लिए तो आप कोई भी किताब जैसे कि पैरामाउंट की या फिर आप नीतू सिंह की बुक को ले सकते हैं, और रीजनिंग और मैथ के लिए आप अरिहंत वगैरह की बुक्स ले लें या फिर कहीं से भी आप प्रैक्टिस करें बस, लेकिन प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस ना छोड़े। कहने का मतलब ये है कि जो सीजीएल की बुकें होती हैं जनरली, वो बुक हम प्रीफर भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सीजीएल तो फिर भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाता है, तो हम जो नीतू सिंह वगैरह हैं वो सीजीएल वाले भी बच्चे यूज़ करते हैं। तो मैं इसी पर्पज़ से बोल रहा हूँ कि इंग्लिश जो है वो आप सीजीएल वगैरह की लेवल की बुक भी यूज़ कर सकते हो, नॉर्मली कोई बुक भी यूज़ कर सकते हो, और रीजनिंग के लिए आप कोई यूट्यूब चैनल वगैरह से देख सकते हो, और या फिर कोई बुक भी आप प्रीफर कर सकते हो, अरिहंत वगैरह जैसे आप बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल।
अभी जो ये एग्ज़ाम होता है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपकी? हाँ बिल्कुल, इसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये ग्रुप वाई के लिए आपका क्लियर हो चुका है। आपने जो पहले 2 अटैम्प्ट दिए थे वो उसमें भी आपने ग्रुप वाई के लिए दिया था या? पहले दो अटैम्प्ट में मैंने दोनों ग्रुप XY के लिए दिया था, लेकिन जब मैं थर्ड अटैम्प्ट दे की फॉर्म फिलअप कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे वाई ग्रुप का ही देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा इजी लगता है मुझे Easy, क्लियर और करने आप में। जो CGL की प्रिपरेशन कर रहे थे उसके हिसाब से आपके लिए हाँ, ये काफ़ी compatible इजी भी लगा था। मुझे। ठीक है। इसके बाद आपका जो है रिटर्न क्वालिफाई होने के बाद आपको कुछ क्वालिफिकेशन की वो शीट दी थी उन्होंने वहाँ पे? नहीं, वहाँ पे आपको शीट वगैरह नहीं मिलती, आपका पहले तो रिज़ल्ट आता है, वहीं पे आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड डाउनलोड होता है। अच्छा, जिस अब दिन वहाँ रिजल्ट पे आता है। आपको डेट मिलती है फेज़ 2 के एडमिट कार्ड में किस दिन आपका फिजिकल होगा। अच्छा, वो एयरफोर्स की साइट पे ही होता है? हाँ, जहाँ आप एयरफोर्स जहाँ पे अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करता है वहीं पे आपको मिलता है। ओके। तो उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट हुआ। फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया गया था, किस बेसिस पे बच्चों को बाहर निकाला गया, और जनरली क्या क्या फिजिकल में होता है और आपसे क्या क्या लिया गया, ये आप बता दीजिए हमारे दर्शकों। फिजिकल में बेसिकली आपकी पहले तो 1.6 किलोमीटर की रेस होती है 6.5 मिनट के अंदर, और आपके 10 पुशअप होते हैं, 10 सिटअप्स होते हैं और 20 स्क्वाट्स होते हैं। उसके बाद आपके 2 अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। पहले अडेप्टेबिलिटी टेस्ट में आपका सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, और जो दूसरा अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है उसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। तो आपका जो ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट था, मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा जानना है क्योंकि डिटेल में बच्चों को पता नहीं होता है। इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनके आपको आंसर देने हैं, और क्या मैंने सुना है कि सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन सभी के आंसर देने पड़ते हैं? ये वैसे तो काफ़ी इजी टेस्ट होता है। इसमें बस आपको ये बताना होता है कि आपके सामने सिचुएशंस पुटअप कर दी जाती है, और उसको बस आपको ये बताना होता है आप उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे। और इसमें मतलब क्लियर करने का तो कोई वो नहीं है, बस आप अगर सारे क्वेश्चन कर देंगे तो 95-99% आपका क्लियर ही माना जाता है ये। इसमें आप ज़्यादा वो बाहर नहीं निकालते हैं। और जो आपका जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है जिसमें ग्रुप डिस्कशन होता है, तो उसमें आपको क्या टॉपिक मिला था? ग्रुप डिस्कशन में हमें टॉपिक मिला था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। अच्छा, तो मेरे को ये जानना है कि जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें ना क्या होता है कि कई बच्चे बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, और कई बच्चों को ये टेंशन रहती है कि कैसे इसकी प्रैक्टिस करें, क्या प्रिपरेशन करें कि हम ये इतना पढ़ लें उतना पढ़ लें। तो मेरे को ये जनरली थोड़ा सा बता दीजिए कि ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इसमें या नहीं है? ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत तो इसमें नहीं है, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होता है। इसके लिए आप एक तो मिरर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ। बोलने के लिए वहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और फिर वहाँ आपको मतलब कि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और क्या कहते हैं, मतलब ये है कि थोड़ा बहुत अगर वो कोई ग्रुप टॉपिक दे रहे हैं आपको, तो आपका जब नंबर आता है नंबर वाइज होगा मेरे ख्याल से। वहाँ पे पहले तो वो इंट्रोडक्शन लेते हैं, वहाँ पे तो नंबर वाइज होता है, फिर वो एक बार कहते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। वहाँ पे आपको अपने आप को आगे लाना पड़ता है, क्योंकि मतलब सब वहाँ पे बोलना पड़ता है उस बोलते, topic वहाँ के पे बारे सब लोग बोलते हैं, वहाँ पे अपने आप को आपको आगे लाना पड़ता है और बोलने एक के लिए। चीज़ और कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन दे भी रहे हो तो उसमें ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। जो आपको टॉपिक दिया गया है उससे रिलेटेबल कोई अच्छा पॉइंट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो वो बोलने की कोशिश करिए। हाँ बिल्कुल। उसके बाद आपको जो है वो फिजिकल भी आपका क्लियर हो गया था। फिजिकल में रनिंग वगैरह करवाते हैं जनरली? वैसे तो रनिंग करवाते हैं, लेकिन अभी जैसे कि हमको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा, तो इस बार उन्होंने रनिंग नहीं करवाई थी। वैसे हमेशा इस बार रनिंग बिना करवाते रनिंग के जो है फिजिकल हुआ था? हैं। इस बार उन्होंने कदम ताल करवाया था। अच्छा, कदम ताल करवाया था। और अभी फिजिकल के बाद उन्होंने फिर क्वालिफिकेशन का कुछ दिया था आपको? उसके बाद वे आपको मेडिकल के लिए एक वो देते हैं स्लिप वगैरह, वहाँ पे आपको मेडिकल वगैरह की डेट दी जाती है, और जिस टाइमिंग दिन आपका वगैरह फिजिकल होता है क्लियर हो गया तो आपको हाँ, एक उसी मेडिकल दिन की शीट आपको मिल जाएगी मेडिकल की शीट दे देते हैं। कि आप जो है इतने दिन बाद आपका मेडिकल हाँ। है ना। तो थर्ड स्टेज की बात कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका मेडिकल आया था। मेडिकल में आपको क्या क्या चीज़ें करवाई गई और किस बेसिस पे बच्चों को निकाला जा रहा था, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों को जो है इस बात का डर रहता है कि उनकी 6/6 है या 6/9 है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर नॉक नी फ्लैट फुट ये सब चीज़ें जो हैं उसी दिन चेक की जाती हैं। तो आप जनरली अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपने जो है मेडिकल आप गए देने, तो वहाँ पर क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? जब हम मेडिकल देने जाते हैं सबसे पहले तो हमें अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, पहले ही अपना प्रिस्क्रिप्शन बनवा लेना चाहिए डॉक्टर से, अपनी आँखों का भी, कान वगैरह हमें चेक करवा लेने चाहिए। और वहाँ पे जाके
हमें बेसिकली शांत रहना चाहिए। हम जितना शांत रहेंगे हमारी रिपोर्ट्स उतनी ठीक आएंगी, क्योंकि वहाँ पे जैसे ईसीजी वगैरह होती है, ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करते हैं, अगर हम वहाँ पे शांत नहीं रह पाते तो उनके पॉइंट्स दे देते हुए हमें, और फिर वो पॉइंट्स हमें बाद में क्लियर करने पड़ जाते, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत बन जाती है। बाकी तो वहाँ नॉर्मल वो ब्लड वगैरह चेक करते हैं आपका, और आपके नोकनीज वगैरह तो बेसिक की चेकअप होता है, एक्सरे वगैरह ये सब नॉर्मल एक्सरे वगैरह बॉडी होते का हैं। फुल चेकअप होगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर आप में कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत है या कुछ दिक्कत है तो आपको निकाला भी जा सकता है। तो यही थी कुछ बातें हमारी जो आप सभी को, जो दर्शकों को बेसिकली जाननी थी। और मैं इनका अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो यही है कि डरने की शायद ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मली होता है, क्लियर कर सकते हो आप, अगर आप डेडिकेटेड होकर, डिसिप्लिन होकर जो है वो एक दो घंटा डेली का भी पढ़ रहे हो तो आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई रोहित भाई, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे दर्शकों के साथ। अगर आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। दोस्तों मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अपना डेली पढ़ते रहे, कंटिन्यूटी रखें अपने पढ़ाई में, और अपने आप को फिज़िकली भी फिट रखें, और उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी पेपर और क्लियर करने आपका जो पेपर है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको जो है रिटर्न का एग्ज़ाम जो है उसकी कट ऑफ से पार लगाने पड़ेंगे नंबर। बिल्कुल। और उसके बाद जो है आपका फिज़िकल होगा, फिज़िकल, रिटर्न, मेडिकल जो भी है आपका, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए, धन्यवाद।